हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, हमने चैनल पे स्टार्ट करी है अप्रोचिंग न्यू क्वेश्चन सीरीज़। वैसे तो ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है गेट एंड आईआईटी जैम को, लेकिन ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआईआर नेट के लिए वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मेन तो कॉन्सेप्ट होता है ना यहाँ पर। हमने क्योंकि गेट और जैम में MCQ, MSQ, NET आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो जो नेट के लिए पढ़ रहे हैं वो भी अगर देखें तो आपकी अच्छी रिविजन हो जाएगी। तो मैंने 18 जनवरी को अपलोड की थी GOC प्लस स्टीरियो केमिस्ट्री की वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखी है उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आज है 20 जनवरी, आपको ये वाली वीडियो मिल रही है। तो ऐसे ही जो डेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, ये वाला स्केड्यूल हम फॉलो करने वाले हैं। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिसिंग दिख रहे हैं वो हमने लास्ट ईयर कवर किए थे, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे। उस वाली प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ इस वाली सीरीज़ के ना कुछ रूल्स हैं। हम कहने के लिए 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ना 5 अच्छे कॉन्सेप्ट सीख लोगे, और जो आपने कॉन्सेप्ट पहले सीखे हुए हैं उसमें अगर कुछ ना कुछ चीज़ें छूट गई हैं वो आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो अब मैं मान रही हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी तो हर कोई पढ़ता है, आपने भी पढ़ा होगा, है ना। तो आप वीडियो को पहले पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर टिक मार्क करेंगे। ये नहीं कि ऐसे हो सकता है, वो वाला नहीं चलेगा। आपको पूरा सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट लगा के, और ऑप्शन जैसे मान लो आपको लग रहा है कि बी होगा तो आप बी लगा दो, उसके बाद देखो आंसर, और अगर आंसर कुछ और निकलता है आपका गलत होएगा वो क्वेश्चन। तो ऐसे करके प्रॉपरली आपको आंसर मार्क करके ना क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लेने, और लास्ट में मुझे बताना है कि आप कितने करेक्ट हुए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था वो भी मुझे बता देना, ठीक है। तो अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैज लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली फॉर PF3CF32 एंड PF2CF33, ठीक है। तो आपको बताना है कि लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी कौन से वाली स्ट्रक्चर्स की होगी, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान से ऑप्शंस देखना, उसके बाद मार्क करना। मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। देखो, हम ये पढ़ते हैं, हमें एक सिंपल सा रूल पता होता है, बेंड्स रूल जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम कहते ये हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, अगर हम बात करें TBP ज्योमेट्री की, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री की, तो हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम भेजते हैं वहाँ पे जहाँ पे S कैरेक्टर कम होता है, ठीक है। और जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसको हम वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा होगा। हम ये बात मान के चल रहे होते हैं, है ना। जैसे आप सपोज करो, अगर हम बात करें TBP ज्योमेट्री की, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d, है ना। तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि एक तो sp2 और साथ में pd, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो होता क्या है, sp2 मतलब प्लेनर हो गया, तो जो अपना ये इक्वेटोरियल वाला पार्ट है ये बेसिकली sp2 के मिक्सिंग से बना है, और हम बोलते हैं जो अपना ये एक्सियल वाला पार्ट है ये pd के मिक्सिंग से बना है। तो यहाँ पे क्योंकि p और d ऑर्बिटल की मिक्सिंग है, तो यहाँ पे एक्सियल पोजिशन पे s कैरेक्टर नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हम बोलते हैं कहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पर आएंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलती आपको बनाना है PF2Cl3, आप क्या करते, आप यहाँ पे लगाते फॉस्फोरस, ठीक है। फ्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको आप रखते एक्सियल के ऊपर। इक्वेटोरियल पे क्योंकि Cl कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो यहाँ पर आता। ये आपका स्ट्रक्चर बनता मोस्ट स्टेबल, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा स्ट्रक्चर उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, समझ रहे हैं बात, है ना। तो हम ये बोलते हैं, अगर मैं आपको बना के देती कि मान लो आपको बनाना है PF3Cl2, आप क्या करते, आप मैक्सिमम F को एक्सियल पोजीशन में लाने का ट्राई करते। अब 2 ही पोजीशन दोनों पे लगा दिया, बाकी हम ऐसे लगा देते, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए ये वाला मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए निकालना चाहते हैं कि लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, हम कहाँ पे रखेंगे फ्लोरीन को। अब देखो, इतना आपने पढ़ा होगा आई एम श्योर। इसके बाद अगर आप ऐसे देखोगे, आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है और फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू CF3, तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फ्लोरीन को आना चाहिए एक्सियल पोजीशन के ऊपर, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे तो फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे इक्वेटोरियल पे ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे एक्सियल पे तो ये हो सकता है, और यहाँ पे एक्सियल पे तो ये हो सकता है ना। ऐसे अगर यहाँ लगाओगे आप बोलोगे दोनों फ्लोरीन अगर एक्सियल पे हैं तो हो सकता है, मतलब यहाँ होना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके आप बोल दोगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अगर आपने ऐसे सोचा है ना तो काट दो उसको, ऑप्शन बी नहीं है इसका आंसर, क्योंकि अगर इतना सिंपल होता तो मैं क्यों देती इस वाली सीरीज में, है ना। एक तो ये पहला रीजन था। अच्छा ठीक है, इसके अलावा ना एक चीज़ मुझे और बतानी थी आपको कि देखो, मैंने आपको बोला कितना सिंपल होता तो मैं क्यों देती, लेकिन इसका मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाना है, लेकिन एग्जाम में ना ईजी कॉन्सेप्ट भी पूछते हैं। तो आप ना अपनी मर्जी से ये नहीं सोचेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आया होगा, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं,
ठीक है। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, उसके बाद जो भी आंसर आए आप मार्क करेंगे और ये डाउट बिल्कुल नहीं करेंगे कि इतना सिंपल तो नहीं पूछेंगे, मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, ये वाली बिल्कुल अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखो अगर मैं आपको ये भी बोल देती ना कि मान लो PF3 है और साथ में लेट्स से CH3 है ना, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CH3, ठीक है। ये वाली बात समझने वाली है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक फ्लोरीन है आपके पास और एक है CF3, इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। अब फ्लोरीन हमें पता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अपनी पीरियोडिक टेबल का। अगर हम बात करें CF3 की, हालांकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है फ्लोरीन से, लेकिन इसके पास क्योंकि 3 फ्लोरीन ग्रुप लग गए हैं ना, तो इसकी वजह से अगर आप ऐसे न्यूमेरिकली डेटा देखोगे ना, तो फ्लोरीन और CF3 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफ़ी कंपेरेबल है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कॉन्फिडेंटली कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि दोनों ऑलमोस्ट आसपास हैं। तो ऐसे वाले केसेस में जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ तो क्या अप्रोच होती है, तो उस वाले केस में ना जो भी स्ट्रक्चर ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो उस वाले केस में फिर बेंड्स रूल तो गया, वो तो हम नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए उस वाले केस में हम देखते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन सा है। जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी कि उतनी ही कम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए, है ना। हमें ढूंढना है सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन सा है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास इस वाले कंपाउंड में 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं ना, तो तीनों अगर एक जैसी पोजीशन पे होंगे तो सिस्टम ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा। जैसे यहाँ पर देखो तीनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर है, तो ये सिमेट्रिकल है। एक तो तरीका ये कि सेम पोजीशन पे रखो उनको, अगर इक्वेटोरियल तो सबको इक्वेटोरियल पे रखो। एक ये हो सकता है कि आप अगर ग्रुप थ्री से जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स निकाल लो, है ना, तो इसमें ज़्यादा आएंगे। इसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, इसका पॉइंट ग्रुप आएगा, चलो साथ साथ ग्रुप थ्री भी कर लेते हैं। इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D3, एक सेकेंड, D तो D3H, हाँ इसका पॉइंट ग्रुप रहेगा D3H, ठीक है। और इसका अगर हमें निकालना हो तो अगर इसका निकालेंगे तो, या फिर मान लो हम पहले ये वाला स्ट्रक्चर ही कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो सेम ही है, यहाँ पर आते हैं। इस वाले केस में देखो इस बार यहाँ पे C3 एक्सिस नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन आ गया ना, तो यहाँ पे इस बार C3 एक्सिस नहीं है, C2 है। तो एक C2 यहाँ से है, एक C2 सॉरी यहाँ से है, एक C2 यहाँ से है और इसके अलावा C2 कहीं से भी नहीं है ना। फिर एक ये वाला प्लेन है और एक ये वाला प्लेन है, तो हम ये कहेंगे इसका क्या है C2V। तो अगर आप ऐसे भी देखोगे तो ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है ना। तो बस हम ये बोल देंगे हमें ज़्यादा सिमेट्रिकल चाहिए। जो जैम वाले स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, आपको ये पॉइंट ग्रुप निकालने की नीड नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में ग्रुप थ्योरी नहीं है, ठीक है, इसकी नीड नहीं है। आप सिर्फ इतना देखो कि सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब जैसे इक्वेटोरियल पोजीशन 3 होती है अपने पास, तो अगर आप तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर एक जैसा ग्रुप लगा पा रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर हो रहा है, तीनों फ्लोरीन कहाँ पे आए, इक्वेटोरियल पे, सिमेट्रिकल है स्ट्रक्चर, तो मतलब ये स्टेबल है। अगर हम यहाँ पर आए, इसमें 3 एक जैसे ग्रुप हैं तो हम तीनों CF3 को लगा देंगे इक्वेटोरियल पे, तो ये सिमेट्रिकल बनेगा। आप देख रहे हैं एक्सियल पे दोनों सेम ग्रुप लगाए हमने, इक्वेटोरियल पे तीनों सेम ग्रुप लगाए। फिर ऐसे ही यहाँ पे इस वाले केस में तीनों जो सेम ग्रुप थे उनको हमने रखा इक्वेटोरियल पोजिशन के ऊपर और जो दोनों अलग थे उनको रख दिया एक्सियल के ऊपर। तो ऐसे करके जो ऑप्शन ए है वो है अपना करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, बुक थी मिस लेरेंटार, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने ना वहाँ से वो स्क्रीनशॉट लेके भी लगा दिया, आप देख सकते हैं इसको। जो मैंने आपको समझाया है वही सब लिखा हुआ है, आप चाहें तो एक रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में देखो, ये वाला मेन पॉइंट है कि दोनों ही केसेस में, कौन से केसेस की बात हुई जो हमारे क्वेश्चन में थे, कंपाउंड्स, दोनों ही केसेस में द मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद आइडेंटिकल इक्वेटोरियल ग्रुप्स इज प्रेफर्ड, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, ठीक है। ये सब था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो अपना करेक्ट आंसर है। अभी तक ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो अगर पूछ ले मजे हैं फिर तो टिक मार्क करके आना डायरेक्टली, ठीक है, सिमेट्री आपको देखनी है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप वीडियो पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद आंसर देखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ थायोसाइनेट आयन SCN-। जो SCN- है उसके आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, है सारे क्या SN- ही हैं, बट उनके तीनों अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। आपको बताना है द प्रोटोनेशन ऑफ द आयन SCN-। अगर आप SCN- को प्रोटोनेट करवाते हैं, यानी कि H+ आप इसको दे रहे हैं अगर, तो H+ लेने के बाद ये क्या बनेगा, क्या HCN बनेगा। ये कैसे बन सकता है, अगर ये वाली फॉर्म अगर प्रोटोनेट होती है तो क्या बनेगा, S के साथ लगेगा H+ ना, तो क्या बन जाएगा ये HCN।
अगर ये वाली फॉर्म प्रोटोनेट होगी ये बन जाएगा SCNH, मतलब N से अटैच होगा तो फिर ये वाला हो गया NHCS, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आए, जो नाइट्रोजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, अगर वो दोनों एक, पहले मान लो H प्लस लिया क्या बनेगा NH माइनस, एक और H ले लिया क्या बनेगा NH2, है ना। तो ये वाली बात हो रही है, S प्लस गायब भी कर दिया, प्लस आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बन सकता है अगर इस पे प्रोटोनेशन हो तो। यहाँ पे देखो सिर्फ एक H प्लस लगाया तो एक नेगेटिव चार्ज बचेगा, इधर पॉजिटिव भी बचेगा ये। तो आपको बेसिकली डिसाइड करना है कि अगर हम प्रोटोनेशन करते हैं तो क्या बनेगा। अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पहले कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं पहले कि इनमें से ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा। अब नहीं आते ऐसे टाइप के क्वेश्चन, बट ऐसे तो आ सकता है ना, कि प्रोटोनेशन के बाद कौन सी वाली स्पीशीज बनेगी, कैसे देखेंगे। मेन पॉइंट ये है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कुछ स्ट्रक्चर्स की एनर्जी कम होती है, दैट मीन्स वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हालांकि हम पेपर वैन में बना देते हैं बट वो स्टेबल नहीं होते, तो उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता नहीं है। तो आप ना मुझे ये बता दो, लेट्स से इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। आप मुझे बताओ कि जो इसका ओरिजिनल एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से वाले स्ट्रक्चर का आएगा। जो जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, दैट मीन्स अगर इसको हम इक्विलिब्रियम में भी कंसीडर करें सारे स्ट्रक्चर्स को, तो मतलब उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो फिर वही प्रोटोनेट होगा और वही वाली स्पीशीज में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बेसिकली आपको सिर्फ बताना था इनमें से ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग फॉर्म कौन सी है, जो भी होगी वही प्रोटोनेट होगी, वहीं से आंसर आएगा, ठीक है। कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर है, जो कि इन तीनों में से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सल्फर की है, उसके बाद कार्बन की है ना, हम ये बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो आइडियली नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा वही स्टेबलाइज कर पाएगा, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो बहुत स्टेबल है ना। यहाँ पर आते हैं, इस वाले केस में सल्फर को नेगेटिव चार्ज दिया गया है, जबकि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता है ना। अगर हम यहाँ पर आए तो नाइट्रोजन को मिले 2 नेगेटिव चार्जेस और सल्फर को मिला पॉजिटिव चार्ज। पहली बात तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक है, -2 चार्ज ज़्यादा हो गया। इसी के साथ साथ चार्ज सेपरेशन भी ज़्यादा है, तो जो ये वाली फॉर्म है ये तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देन सेकेंड वाला स्टेबल है, देन थर्ड वाला ये तो बिल्कुल कंट्रीब्यूट ना के बराबर ही करता है, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों का ज़्यादा होता है, इन दोनों में से भी इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, दैट मीन्स ये है मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो जब हम प्रोटोनेशन करेंगे इसका एक्सटेंड ज़्यादा होगा तो यही प्रोटोनेट होगी, यानी कि N के पास आगे लगेगा। इसको हटाओ यहाँ से, ये हटेगा और यहाँ पे आगे ले जाएगा NH, क्या बनाइए SCNH, N के साथ लगेगा H। तो ये वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं। आगे आते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर ना बाय चांस आपको नहीं पता कि इसका एमओ डायग्राम कैसे बनेगा, LIF का कैसे बनेगा, तो भी आप ना जो वैल्यूज आपको दे रखी है एनर्जी की उससे आइडिया लगा सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है द एनर्जीज ऑफ 2s ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एंड लिथियम। जो फ्लोरीन का 2s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी इतनी है, लिथियम के 2s ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी है। अगर आपको ये गिवन है कि जो फ्लोरीन है उसका जो 2p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी इतनी है, तो आप ये बता दो कि जब LIF बनेगा तो होमो की एनर्जी कितनी होगी और लूमो की एनर्जी किसके क्लोज होगी। बेसिकली एग्जैक्ट नहीं बतानी, किसके क्लोज होगी आपको वो बतानी है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, उसके बाद देखना आंसर। देखो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम वैसे भी देखें, लिथियम है, फ्लोरीन है, आपको ये पता है कि फ्लोरीन लिथियम से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और जो भी एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है ना। तो अगर मुझे एक रफ स्ट्रक्चर भी बनाना है तो क्या बोलूँगी मैं कि फ्लोरीन का 2s अगर यहाँ पर है तो लिथियम का 2s तो काफ़ी ऊपर होगा इससे, या फिर मान लो मुझे काफ़ी ऊपर का आइडिया नहीं है बट मुझे ये पता है कि फ्लोरीन अगर यहाँ है तो लिथियम पक्का यहाँ पर है, क्योंकि लिथियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। हम ऐसे दिखाएंगे इसको, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया है ना, ये हमने बनाया। अब आपको एनर्जी भी दे रखी है। अब एनर्जी की वैल्यू को यूज़ करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो मैंने ये एक लाइन लगाई, ये 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा -1, यहाँ कितना आएगा -2, यहाँ कितना आएगा -3। आपको लगेगा कि क्या बता रही हूँ, लेकिन गलतियाँ ना ऐसे ही होती हैं। ये -3, यहाँ पे क्या आएगा
1, यहाँ पे आएगा 2, ऐसे करके बढ़ रही होती है वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यूज को देख के बनाना शुरू करते हैं। इन्होंने कहा है जो फ्लोरीन का 2s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी है -40, ठीक है। मान लो मैंने फ्लोरीन का 2s ऑर्बिटल यहाँ पर दिखाई है, फ्लोरीन दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, इसका मैंने बोला कि 2s ऑर्बिटल है, यहाँ पे एनर्जी कितनी दे रखी है -40.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि सारी यूनिट सेम है, मैंने सिर्फ लिख दिया -40.2। अब इन्होंने दिया लिथियम का कितना है -5.4। आपको ये समझना है कि -1, -2, -3, -4, -5, -40 बहुत नीचे आएगा, है ना। दैट मीन्स अगर ये -40 है तो -5.4 तो कहीं यहाँ हो गया। लेट्स से यहाँ पे लिख दिया मैंने, लिथियम है, इसका 2s ऑर्बिटल है, एनर्जी कितनी है इसकी -5.4, ठीक है। ये वाली एनर्जी कितनी है -5.4, ऊपर लिख देते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं -5.4, इतना, ठीक है। अब ना हमें पता है कि जो लिथियम है यहाँ पे क्या होगा, LiF में क्या होता है, लिथियम प्लस होता है, F माइनस होता है। लिथियम प्लस का मतलब हो गया 1s2, 1s2, 2s1, या फिर सिंपल काम करो, इसको चार्जेस नहीं लेते, एमओ बना रहे ना हम, तो बॉन्डिंग दिखाएंगे, ओवरलैपिंग दिखाएंगे। 1s2, 2s1, हमने 2s में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया यहाँ पे। अगर बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन क्या होता है 1s2, 2s2, 2p5, यही है। तो हमने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि जो 2p ऑर्बिटल है ना फ्लोरीन का, उसकी एनर्जी कितनी है -18.7। कहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ करूँ या फिर यहाँ करूँ, ध्यान से देखो, ये कितना है -5.4। तो अगर मान लो -5.4 यहाँ पर है तो क्या होगा, नीचे आएगा ना इसके -18.4, और -40 से ऊपर आएगा। इसीलिए मान लो मैंने कहीं यहाँ दिखा दिया कि मैंने मान लिया ये हमारे पास क्या है, ये 2p ऑर्बिटल है फ्लोरीन का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 मैंने ऐसे दिखाए, ठीक है। एनर्जी कितनी है इसकी -18.7, इस तरह से हमने दिखा दिया। तो हमें वैल्यू गिवन थी साथ में, है ना। अब आपको बताना है कि जो होमो और लूमो होगा, होमो लूमो फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। ये तो हमने सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल लिखे हैं, दिखाए एनर्जी वाइज जो गिवन थी वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग दिखाए हैं। अब हमें ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी। देखो जो फ्लोरीन का 2p है, 2s है, वो तो फिल्ड है, और एनर्जी में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो गया दोनों की 2s की। तो जो लिथियम का 2s है वो फ्लोरीन के 2s के साथ ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि जब बॉन्ड बनेगा तो जो 2p है वो फिर भी इससे एनर्जी में थोड़ा पास है, तो जो ओवरलैपिंग होगी वो 2s लिथियम का आएगा और 2p आएगा फ्लोरीन का, ठीक है। मान लो हमने ऐसे ओवरलैपिंग करवाई, और ओवरलैपिंग करवा के हमने बनाया, देखो हमें ये पता है कि जब ओवरलैपिंग होगी तो जो भी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दोनों से एनर्जी कम ही होती है, दोनों की एनर्जी डिक्रीज करती है, तब बनेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, है ना। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, अब ऐसे दिखाओ, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की, इससे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की, ये तो हमें पता ही है। तो अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसका ये है, तो जो भी अभी बॉन्डिंग वाला बनेगा उसकी एनर्जी तो इन दोनों के कंपेरिजन में कम होनी चाहिए, मैंने यहाँ दिखा दी, ठीक है। हमने इस तरह से दिखाया, और जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो कहीं इसके ऊपर बनेगा, दोनों से ज़्यादा एनर्जी होगी, हमने कुछ इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। हमने इस तरह से बनाया। अब देखो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, पहले लेट से ये है और इसके जस्ट ऊपर ही दिखा दिया हमने ऐसे करके, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा दिखाना चाहिए, क्योंकि जितने भी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी इनसे तो कम ही होएगी, तो हमने ऐसे करके दिखा दिया, ऐसे, ये सिग्मा और ये 2 पाई, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 1 + 5 6 हो गए, तो हमने ये वाले कर दिए फिल यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, ये अपना एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे सारा फिल्ड हो गया, मतलब ये तो क्या हो गया, होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये एम्प्टी है, मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है। आपको बतानी है इनकी एनर्जी किसके क्लोज होगी। अब देखो होमो ये है, तो इसकी एनर्जी जो है वो इसके ज़्यादा पास में है। आप देख रहे हो, इससे तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया ना, आप लाइन से आइडिया लगा सकते हो, इससे डिफरेंस ज़्यादा हो गया, मतलब जो होमो है उसकी एनर्जी फ्लोरीन के 2p के आसपास ज़्यादा है, मतलब -18.7 है। तो जो होमो है उसकी एनर्जी कितनी है, -18.7 के आसपास, और जो लूमो है उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब जब नीचे आना स्टार्ट करोगे तो पहले ये आ जाएगा ना, मतलब इसके ज़्यादा पास में है, कितने है, -5.4 के आसपास है। तो ऐसे करके जो ऑप्शन डी होगा वो रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कैसे आइडिया लगाओगे, जब हम ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो ये पहले आ जाएगा ना, तो इसकी एनर्जी इसके ज़्यादा पास में है, ठीक है। तो ऐसे करके हम ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं।
ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मैंने खुद ही फ्रेम किया है, कहीं पे आया नहीं है और ऐसे बुक में भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको। ध्यान से पढ़ना और ट्राई करो कि आप अप्रोच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये होता है कि एग्जाम में पूछना क्या चाह रहा है। एक बार वो समझ में आएगा फिर आप आंसर भी देंगे आराम से। आपको बताना है द स्पीशीज। अच्छा एक और बात, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ठीक हो सकता है और एक भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। मैंने पहले बताया था एमएसक्यू का मतलब होता है 1 और मोर देन 1। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ एक से ज़्यादा ही ठीक होंगे, मतलब 2, 3 या 4 ठीक होंगे। ऐसा भी होता है कि एमएसक्यू है लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट नंबर वहाँ पे, ठीक है। आपको बताने द स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग वेयर द लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम डज नॉट बिहेव लाइक लोन पेयर ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन होता है PH3, ठीक है। तो PH3 में भी फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे भी सारे केसेस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। आपको बताना है ऐसे कौन से स्पीशीज हैं जहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो फॉस्फीन में जो फॉस्फोरस है उसके लोन पेयर के जैसे बिहेव नहीं कर रहा। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे, देखो ध्यान से समझना और सोचना पहले कि लोन पेयर तो लोन पेयर होता है, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर है और एक फॉस्फोरस का लोन पेयर है। इन दोनों के लोन पेयर में डिफरेंस क्या होता है? अगर आप इतना लिख लोगे ना एक बार और सोचोगे क्या डिफरेंस होता है, आपको ध्यान आएगा कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट में हम बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन। अगर यहाँ तक पहुँचे ना क्वेश्चन सॉल्व है वैसे ही। अगर आप इतना लिख के सोच लो एक बार कि फॉस्फीन का लोन पेयर मतलब फॉस्फीन तो ये होता है PH3 और यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात हो रही है, तो एक तो ये है एक ये है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आपको ध्यान आएगा हम बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन। किस में होता है? नाइट्रोजन के लोन पेयर में होता है ना। यहाँ तो नहीं पढ़ते हम कभी, और अगर होता भी तो बहुत मिनिमल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे दिखता नहीं है ना, इसलिए हम नाइट्रोजन वाला पढ़ते हैं पिरामिडल इन्वर्जन, जो कि बहुत काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है ना। अब आपको ये पता करना है कि इनमें से आपको बताना है डज नॉट बिहेव। डज नॉट बिहेव का मतलब हो गया जो फॉस्फीन है वो तो पिरामिडल इन्वर्जन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ऐसे वाले नाइट्रोजन जिनका लोन पेयर पिरामिडल इन्वर्जन में पार्टिसिपेट करेगा वो तो फॉस्फीन के लोन पेयर जैसा नहीं होगा, और जिसका पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो इसके ऊपर ऐसे लोकलाइज्ड रहेगा, वो मतलब फॉस्फीन जैसा हो गया, ठीक है। तो हमें वो फाइंड आउट करना है बेसिकली जिनमें पिरामिडल इन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि जिनमें पिरामिडल इन्वर्जन होगा फिर वही आएगा sp3 से sp2 में जाएगा, sp2 से वापस sp3 आएगा, ऐसे होगा, है ना। तो आपको सिर्फ पता करना है इस क्वेश्चन में कि कितने ऐसे नाइट्रोजन है जिनका जो लोन पेयर है वो पिरामिडल इन्वर्जन में पार्टिसिपेट कर रहा है। फर्स्ट पे आते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात। देखो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि 3 बल्कि ग्रुप लगा दिए हमने तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बल्कि ग्रुप लगाने से तो प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो मेन बात यह है कि अगर आपको नाइट्रोजन के पिरामिडल इन्वर्जन को रोकना है तो सिर्फ एक ही मेथड है, नहीं वैसे 2 मेथड है। पहला तो ये कि आप लोन पेयर को खत्म कर दो, प्रोटोनेट करवा दो, बात ही खत्म। अगर हम प्रोटोनेट करवा देंगे तो क्या होगा? लोन पेयर ही नहीं बचेगा, फिर काय का इन्वर्जन, फिर तो नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा क्या, अगर लोन पेयर बचा हुआ है तो आप ना सिस्टम को लॉक कर दो, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बोलती हूँ 3 मेंबर रिंग है ऐसे, तो यहाँ पे इतना स्ट्रेन है सिस्टम में, सिस्टम लॉक्ड है कि यहाँ पे जो ये लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा इन्वर्जन में, ठीक है। आपको ध्यान, जो 3 मेंबर रिंग है वहाँ पे नहीं होता पिरामिडल इन्वर्जन, जो 4 मेंबर रिंग है वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। 5 में होता है, 6 में भी होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिस्टम लॉक्ड चाहिए होता है। अब देखो यहाँ पे 3 और 4 मेंबर रिंग तो है नहीं, ये 5 मेंबर है, मतलब क्या होगा यहाँ पे तो इन्वर्जन होता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से होता है बल्कि। अब यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये तो किसके जैसे बिहेव कर रहा है, ये फॉस्फीन में जो फॉस्फोरस है उसके लोन पेयर के जैसे बिहेव नहीं कर रहा। तो हमें चाहिए तो आंसर में, है ना, तो मतलब ये तो आंसर होगा अपना। फिर यहाँ पर आते हैं 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि सिस्टम लॉक्ड नहीं है। यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, एक्टिवेशन एनर्जी और कम होगी और जल्दी पार्टिसिपेट करेगा। इस वाले केस में क्योंकि नाइट्रोजन किस पे है, ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर है, तो अगर ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर सिस्टम क्या होगा, लॉक हो गया। लॉक होने की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए लोकलाइज्ड रहेगा यहाँ पे ये लोन पेयर, और ये बिहेव करेगा कैसे, जैसे फॉस्फीन का होता है। आपको बताना कौन सा बिहेव नहीं करेगा, तो जो पिरामिडल इन्वर्जन में पार्टिसिपेट करेगा वो बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, A, B एंड D, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि इजी है बट सिर्फ ना माइंडसेट के ऊपर होता है। कई बार आपको बताने हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
अमंग द फॉलोइंग, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, हीलियम एंड नियोन, इनमें से ऐसे कौन से हैं दैट विल बी डायटोमिक इन गैसियस फेज? नंबर बताना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर डायटोमिक का मतलब हो गया, अगर आप में से किसी को लग रहा है कि डायटोमिक मतलब हमें तो नहीं पता कौन सा कैसे एग्जिस्ट करता है, तो वो अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन की। ध्यान से देखो, अगर लिथियम को डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना है, मतलब क्या बनाएगा वो? Li2 बनाएगा। जैसे बोलते हैं ना, ऑक्सीजन क्या है? डायटोमिक है। हाइड्रोजन क्या है? डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो इसको अगर डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना है मतलब क्या बनेगा? Li2। बेरिलियम का करना है तो Be2, He2, Ne2, यही बात हो रही है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से गैसियस फॉर्म में, इन वाली फॉर्म में कौन सा एग्जिस्ट करेंगे? कैसे पता करेंगे? सिंपल है, आपको सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ वैल्यू आएगी जिसकी, वो एग्जिस्ट करेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर लिथियम की बात करें, लिथियम होता है 1s2 2s1, ठीक है। तो इस वाले केस में हमें पता है कि 2s देख लेते हैं। दोनों लिथियम मतलब एनर्जी सेम होगी दोनों की, एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों आएंगे ओवरलैपिंग करेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, है ना। अगर निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बॉन्डिंग में जितने हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, कितना आया? 1। मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यानी कि ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, एक बॉन्ड है इसके बीच में, मतलब ये तो एग्जिस्ट कर सकता है Li2 की फॉर्म में। अगर बात करें बेरिलियम की, बेरिलियम क्या होता है? 1s2 2s2, तो यहाँ पे बेरिलियम वाले केस में क्या होगा? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको आता ही है, चाहे जैम का बच्चा हो चाहे गेट का, आपको पता ही है, ठीक है। तो क्या होगा इस वाले केस में? बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो मतलब बॉन्ड ही नहीं है बीच में, कोई बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हीलियम और नियोन तो क्या है? नोबल गैसेस हैं, ये तो वैसे नहीं एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, क्योंकि तो क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होती है इनकी ऑर्बिटल्स, जितने बॉन्डिंग में आएंगे उतने एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो ये दोनों भी, इनका क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। इसीलिए सिर्फ एक लिथियम ही है जो गैसियस फॉर्म में डायटोमिक मॉलिक्यूल की टर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए। आप मुझे बताएंगे आपके मार्क्स कितने आए और आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था। अब एक सिर्फ इतना ही, 22 को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।